हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स प्लैनेट। तो बच्चे, इससे पहले हमने अपना प्लस टू का सिलेबस स्टार्ट किया था, तो आज से हम अपना प्लस वन का भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों ने इतना मोटिवेट किया है कि सर जल्दी से प्लस वन का भी सिलेबस स्टार्ट कर दो। बट बच्चे, प्लस वन का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि दिस इज योर करियर क्लास और फाउंडेशन क्लास। तो बेसिकली अगर इस साल आपने अच्छे से वर्क नहीं किया तो आपको नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपने जो फाउंडेशन तैयार करनी है वो आपने इसी ईयर में तैयार करनी है। तो जो अगर हम आज अपना अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता हो, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है ये। तो आपको पहले आज कुछ टर्म्स पर वर्क करना है, उसके बाद ही हम अपना आगे मेन सिलेबस स्टार्ट कर पाएंगे। तो जिस तरीके से आपने जब स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखनी स्टार्ट की, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स को सीखना पड़ा। ABCDE ये सारे आपने अल्फाबेट्स क्लियर किए। उसके बाद उन सभी अल्फाबेट्स को जोड़कर आपने प्रॉपर वर्ड सीखने स्टार्ट किए। सेम उसी तरीके से अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए पहले हमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पर वर्क करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हाँ जी बच्चे, तो अकाउंटिंग टर्म्स में हम अपना फर्स्ट टर्म स्टार्ट करते हैं, प्रोप्राइटर। नाउ प्रोप्राइटर, हु इज द प्रोप्राइटर? बेसिकली बच्चे, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस आप स्टार्ट करोगे। जब आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप बिजनेस में क्या लगाओगे? मनी इन्वेस्ट करोगे। अब आपने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। जब आपने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो जो प्रॉफिट्स अर्न करोगे वो भी किसका प्रॉफिट होगा? आपका होगा। अब आपने अपना पैसा लगाया, अगर पैसे में अगर कोई लगाने के बाद अगर कोई रिस्क है, पैसा डूबने के चांसेस हैं, तो वो भी किसका पैसा डूबेगा? आपका डूबेगा। मींस अगर कुछ भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका, कोई रिस्क होगा वो भी आपका। तो बेसिकली आप क्या कहलाओगे? यू आर द प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन और ऑनर ऑफ योर बिजनेस। सो प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु मेक्स ऑल द इन्वेस्टमेंट, जो कि सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे। ही बियर्स ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर। तो सिंपल टर्म्स में प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस एंड बियर्स ऑल रिस्क कनेक्टेड टू द बिजनेस। तो सिंपल, जो पैसा लगा रहा है, जो बिजनेसमैन है, ही इज द प्रोप्राइटर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। नाउ मैंने कहा कि आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, आपने मनी इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में, तो जो मनी इंट्रोड्यूस की है दैट इज नोन एज कैपिटल। बट वन मोर थिंग, जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कैश की फॉर्म में ही बिजनेस में डालते हो। आप बाकी जो भी एसेट्स की फॉर्म में, अब एक नया टर्म मैंने यूज किया एसेट्स, इसको अब अभी हम लेटर ऑन करेंगे। तो बेसिकली आप जो भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी आपने बिजनेस में लगाया दैट इज नोन एज कैपिटल। सिंपल बोल सकते हो कैपिटल आपकी वेल्थ है, आपकी पूंजी है, जो भी पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। रिलेट करते हुए चलेंगे बच्चे हम। प्रोप्राइटर, जो आप बिजनेसमैन हो, आपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो एक बार जरा अच्छे से रीड कर देते हैं। इट मींस अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू, जिनकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू है। देखो, जब तक किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है उसको हम कैपिटल का पार्ट नहीं बोल सकते। तो विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और कैन क्लेम फ्रॉम द बिजनेस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, कैन क्लेम फ्रॉम द बिजनेस। जनरली हम ये बोलते हैं बच्चे कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। सर ये किस तरीके से? ये सिर्फ अकाउंटिंग सेंस में आप बोलते हुए चलोगे कि बिजनेस एक अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल लगाई, तो वहां पर बिजनेस की ड्यूटी बन जाती है कि इन रिटर्न वो बिजनेसमैन को अर्निंग करके दे। अगेन, ये सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं? अकाउंटिंग सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकली हम इस चीज को नहीं बोलते कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। तो यहां पर हमने वर्डिंग लिखी है, कैन क्लेम फ्रॉम द बिजनेस, कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की तो उसमें वो क्लेम कर सकता है कि वो बदले में बिजनेस उसको रिटर्न दे। रिटर्न किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। सो फॉर द बिजनेस
इट इज अ लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ऑनर। अगेन न्यू टर्म आ गया, लाइबिलिटी। दो टर्म आया अभी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। हम अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे इनको, बट फिर भी पता होना चाहिए। एसेट्स की अगर बात करें, लाइक इस रूम में अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो लाइक एलईडी एसेट है, एसी एसेट है, मोबाइल फोन एसेट है, मतलब ये सारी चीजें क्या है, एसेट्स हैं। लाइबिलिटी का क्या मतलब है, जो हमने दूसरों का पैसा देना है। प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेपरेट हैं। तो बिजनेस की लाइबिलिटी बनती है, बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि वो बदले में रिटर्न में कुछ दे। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमने दूसरों का पैसा देना है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन जब अलग है, अगर मैं आपको 10,000 रुपये देता हूं एज अ क्रेडिट या सिंपल लोन के तौर पे देता हूं, तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती आप मुझे रिटर्न करके वापस दो विद इंटरेस्ट। सेम ऐसे जब हम दोनों को सेपरेट एज्यूम करके चल रहे हैं, तो अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की है तो बिजनेस की ड्यूटी बनेगी कि वो उसको मनी रिटर्न करे विद इंटरेस्ट एंड विद प्रॉफिट्स। दैट्स व्हाई इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं, एज अ लाइबिलिटी। किसके लिए, टूवर्ड्स ऑनर। हाँ, नो डाउट किसी बाहर से पैसा नहीं उठाया गया, सिर्फ ऑनर से मनी उठाई गई है, इस वजह से लाइबिलिटी भी किसके टूवर्ड्स है, ओनली ऑनर के टूवर्ड्स। बिकॉज ऑनर, अब ध्यान दो, बिकॉज ऑनर इज ट्रीटेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है बच्चे आपका ड्रॉइंग्स। अब आपको एक चीज आप क्लियर है कि जब हम ये चीज बोलते हुए चल रहे हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया, बट किस पर्पस के लिए, ओनली फॉर बिजनेस पर्पस। जो भी मनी बिजनेस में इन्वेस्ट की जा रही है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, आप उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ नहीं कर सकते। बट अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो तो उसके लिए आप टर्म क्या बोलते हो, ड्रॉइंग। कोई एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल एज्यूम करके चलो, लाइक आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, क्लोथ्स का बिजनेस है, तो आप जितना भी कपड़ा अपनी शोरूम या शॉप पे रखते हो वो सिर्फ किस पर्पस के लिए रखते हो, कस्टमर को सेल करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। बट आपको 2 ट्राउजर्स की जरूरत है, आप अपनी शॉप या शोरूम में से वो 2 ट्राउजर्स निकाल कर अपने घर पे ले आते हो अपने यूज के लिए, तो उसके लिए हम टर्म क्या बोलेंगे कि हमने बिजनेस में से क्या कर लिए, ड्रॉइंग्स कर लिए। तो प्रोप्राइटर जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल जो मनी इन्वेस्ट की गई बिजनेस में, अब उसमें से अगर पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए टर्म क्या दे दिया जाएगा, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किससे बना हुआ है, विड्रॉ से बना हुआ है। तो जरा पढ़ो, इट इज एन अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ गुड्स। अगेन न्यू टर्म आया एक, गुड्स। ये धीरे धीरे सारे टर्म्स हमने पढ़ने हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी, या तो आप मनी की फॉर्म में या गुड्स की फॉर्म में। थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ गुड्स का क्या चीज़ है। लाइक मैंने कहा था कि अगर जिस चीज़ का आपका बिजनेस है और आप वो चीज़ विड्रॉ कर रहे हो फॉर योर पर्सनल यूज़, उसके लिए हम टर्म ड्रॉइंग्स यूज़ कर रहे हैं। लाइक मैंने कहा आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, तो जिसका जिस चीज़ का बिजनेस है जिसमें वो डील कर रहे हैं उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है गुड्स। फॉर फर्नीचर डीलर, फर्नीचर इज गुड्स। For clothes merchant, clothes are goods. For stationery dealer, stationery items are good. For property dealer, properties are goods. तो कोई भी जिस चीज में बिजनेस में डील कर रहे हैं उसके लिए वो चीज गुड्स है। और अगर आप उसको पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करते हो, जो मनी आपने इन्वेस्ट की थी बिजनेस में वो भी तो बिजनेस के लिए यूज करने के लिए लगाई थी, बट आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए भी टर्म क्या यूज कर दिया जाएगा, ड्रॉइंग्स। तो विच द, अब दोबारा पढ़ो जरा, it is an amount of money or value of goods which the proprietor withdraws for his domestic or personal use। अपने डोमेस्टिक या पर्सनल यूज के लिए अगर वो पैसा यूज करता है तो वन मोर थिंग, कैपिटल आपने की किस चीज के लिए थी, बिजनेस के लिए। अगर आप उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते जाओगे तो आपकी कैपिटल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो ड्रॉइंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ऑनर। तो जो भी मालिक था, जो भी प्रोप्राइटर था, उसकी कैपिटल बिजनेस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर आप पर्सनल यूज के लिए निकालते चलोगे। तो कोई एक एग्जांपल समझो बच्चे, इसका एग्जांपल दिया गया, ऑनर विड्रॉज कैश। ऑनर हो गया प्रोप्राइटर, अगर उसने बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया या गुड्स विड्रॉ किए वर्थ ₹200, तो मैंने कहा था कैश भी बिजनेस का, गुड्स भी बिजनेस के। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो इसके लिए टर्म यूज कर दिया जाएगा ड्रॉइंग्स। तो 6000 का कैश, 200 के गुड्स आपने बिजनेस में से विड्रॉ किए,
तो आपकी टोटल ड्रॉइंग्स बन जाएगी 6200, 6000 का कैश एंड 200 की गुड्स, तो टोटल ड्रॉइंग इज 6200। तो 3 टर्म क्लियर हो गया आपको, प्रोप्राइटर, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। तो नेक्स्ट टर्म पर आते हैं बच्चे। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट टर्म आता है आपका गुड्स। अभी हमने पिछले पॉइंट में गुड्स क्लियर किया था। तो गुड्स क्या चीज थी? सिंपल कंटेक्स्ट में अगर हम बोलें तो जिस चीज का आपका बिजनेस, आप वही चीज बिजनेस में से विड्रॉ कर रहे हो अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। तो क्या चीज विड्रॉ की थी आपने बिजनेस में से? गुड्स विड्रॉ किए थे। तो जिस चीज का आपका बिजनेस है वही क्या चीज है आपके लिए? गुड्स है। तो पढ़ दो जरा। गुड्स आर द थिंग्स which are purchased for resale or producing finished products या फाइनल गुड्स भी आप बोल सकते हो। आपका बिजनेस जिस चीज का है, आप उस चीज को क्यों परचेज कर रहे हो? फॉर द रीसेल टू द कस्टमर, कस्टमर को सेल करने के लिए, या फिर वो आपका सिंपल एक रॉ मटेरियल भी हो सकता है जिससे कि आप फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे। तो या तो जो रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया गया या फिर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स के लिए लिए गए। सो विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड। अब फिनिश गुड्स बनाएंगे, लाइक आपने सिंपल, यू आर दी फर्नीचर डीलर, तो आप क्या परचेज करोगे? वुड परचेज करोगे। तो वुड से आप फर्नीचर बनाओगे, तो जो आपने लकड़ी परचेज की है वो भी आपके लिए क्या है? गुड्स से। सो इट रिलेट्स टू द गुड्स इन विच द बिजनेस इज डीलिंग। तो गुड्स आप क्या बोल सकते हो बच्चे? जिस चीज में बिजनेस एक डील कर रहा है, जिसमें डील कर रहे हो आप, वही आपके लिए गुड्स है। तो एग्जाम्पल, फॉर अ फर्नीचर डीलर वुड, नेल्स एटसेट्रा आर कॉल्ड गुड्स। तो एक फर्नीचर डीलर क्या खरीदेगा? वुड खरीदेगा, नेल खरीदेगा, तो उसके लिए क्या होंगे? ये गुड्स होंगे। कोई प्रॉपर्टी डीलर क्या परचेज करेगा? लैंड, शॉप एटसेट्रा, ये सारी चीजें परचेज करेगा। और एक स्टेशनरी डीलर क्या परचेज करेगा? स्टेशनरी परचेज करेगा। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया गुड्स क्या चीज है, जिसमें एक प्रोप्राइटर, एक बिजनेसमैन डील करता है, जो चीज वो परचेज करता है फॉर द रीसेल पर्पस और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स, दैट इज नोन एज। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट टर्म करते हैं अपना अकाउंटिंग पीरियड। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलोगे। देखो बच्चे, जैसे लाइफ ऑफ द बिजनेस की अगर हम बात करें तो आप क्या ये बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की लाइफ कितनी होगी? लाइक आज आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कभी भी ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट नहीं करते कि इस बिजनेस को मैं 10 साल चलाऊंगा या 15 साल चलाऊंगा। ये बिजनेस तो सालों साल चलता रहेगा। हम तो ये सोचकर चलेंगे कि ये बिजनेस इतना ग्रो करे, हमारी आने वाली जनरेशन भी इस बिजनेस को यूज करे। तो पॉइंट ये कि बट एवरी बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना तो जरूरी है टाइम टू टाइम। क्या जो हम चाहते हैं ये बिजनेस ग्रो करे, क्या ये एक्चुअल में बिजनेस ग्रो कर रहे हैं? क्या ये बिजनेस उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम चाहते थे? लाइक आप एक एग्जांपल लेकर चलो, जैसे आप अपनी आपकी एजुकेशन लाइफ की अगर बात करें, लाइक नाउ एट प्रेजेंट यू आर इन क्लास +1, तो 11 ईयर्स लाइक ये, और 2-3 साल स्टार्टिंग में नर्सरी केजी ये वो, तो अराउंड 13-14 ईयर्स आप पढ़े हो। तो अगर आप 13-14 ईयर्स पढ़े हो तो बट एवरी ईयर आपकी परफॉर्मेंस चेक की गई है कि आपने एवरी ईयर किस किस तरीके से आपकी ग्रोथ होती चली। 4th क्लास पास की, 5th में आए, 5th क्लास क्लियर की, 6th में आए, तो यानी कि एवरी ईयर आपकी परफॉर्मेंस चेक की गई। वो कैसे चेक की गई? थ्रू अकाउंट्स। तो आपका जो एक एवरी ईयर था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था। वो कितना टाइम पीरियड था? कंप्लीट 12 मंथ्स का टाइम पीरियड था। और जनरली वो क्या था टाइम पीरियड? अप्रैल से लेके मार्च तक, लाइक 1 अप्रैल टिल 31 दिसंबर। तो पूरे ईयर की आपकी परफॉर्मेंस चेक की गई। सेम ऐसे ही बिजनेस की भी परफॉर्मेंस चेक की जाती है एवरी ईयर कि लाइफ ऑफ द बिजनेस तो कंटिन्यूटी है, चलती रहेगी, बट एवरी ईयर वी हैव टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो वो परफॉर्मेंस हम किस टाइम पीरियड की चेक करेंगे? जनरली वो होगा अपना एक अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हो, फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो, जिसके लिए हम पूरे अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हैं बिजनेस की। तो एक बार जरा यहां से रीड करते हुए चलते हैं। तो लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड्स, कि लाइफ तो पता नहीं कितने सालों की है, बट उस पूरी लाइफ को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ स्मॉल पार्ट्स में, विच इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, जिसको कि हम एक फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं बच्चे, एक कैलेंडर ईयर भी बोल सकते हैं। मींस फाइनेंशियल ईयर तो मैं अभी बताऊंगा क्या चीज़ है, कैलेंडर भी मैं क्लियर करूंगा क्या चीज़ है, या फिर कोई भी एक बिजनेस जिसको कि हम वो 12 मंथ्स के पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वो परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। सो
फाइनेंशियल ईयर आप बोल सकते हो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। जनरली 99% जो बिजनेसेस होंगे वो दे मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। जैसे आपका मानकर चलो ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020, जो कि एंड कब होगा बच्चे? 31 मार्च 2021। और सेम ऐसे फ्यू बिजनेसेस मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर। और कैलेंडर ईयर क्या होगा आपका? 1 जनवरी। बच्चे यहां थोड़ी एरर है, ठीक कर लेना इसे। 31 दिसंबर। तो फ्यू बिजनेसेस मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर, और कैलेंडर ईयर क्या आपका 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। तो बट नो डाउट मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। दिस इज द अकाउंटिंग पीरियड। नाउ नेक्स्ट आपका टर्म आता है बच्चे इसमें स्टॉक। तो बहुत अच्छे से क्लियर करोगे जरा स्टॉक को। नाउ स्टॉक इज, 1 सेकेंड, हाँ जी बच्चे, तो स्टॉक, अब स्टॉक बेसिकली क्या होगा? देखो मैंने आपको ये चीज कहा कि जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। अब जो गुड्स का ही पार्ट आपका स्टॉक है, तो गुड्स क्या चीज था? द स्टॉक या गुड्स लाइंग इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो पार्ट ऑफ गुड्स, गुड्स क्या था? जिस चीज का आपका बिजनेस है। बट जितना भी आप परचेज करते हो अपनी शॉप पे, क्या वो एक एकदम सारा सेल हो जाता है? नहीं। अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, या 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्या 31 मार्च को हमारी शॉप बिल्कुल खाली हो जाएगी? नहीं, कुछ तो स्टॉक पड़ा होगा। जो लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ गुड्स लाइंग इन द बिजनेस इज नोन एज स्टॉक। तो जरा पढ़ दो एक बार। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन जो अपना लास्ट में स्टॉक बचा हुए हैं उसको हम बोल देते हैं गुड्स, बोल दो बेसिकली। गुड्स जो लास्ट में बचे हुए हैं उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? स्टॉक वर्ड यूज करेंगे। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टॉक, वन इज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये कुछ अलग नहीं है कि सर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कुछ होगी, क्लोजिंग स्टॉक कुछ होगा, सेम ही चीज है। बट क्या चीज है ये? लाइक आपका बिजनेस स्टार्ट किया आपने 1 अप्रैल 2020 को, जो आपका ईयर इस साल स्टार्ट हुआ, जो कि क्लोज होगा 31 मार्च 2021 को। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या चीज है आपके पास? मान लो आपने बिजनेस ही स्टार्ट इस साल किया, तो सबसे पहले आपने गुड्स परचेज किए, उसमें से कुछ आप सेल करोगे बच्चे। लास्ट में जो आपके पास स्टॉक बचेगा उसको आप बोल दोगे क्लोजिंग स्टॉक। तो 31 मार्च 2021 को आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। और नेक्स्ट ईयर आप स्टार्ट करोगे अपना 1 अप्रैल 2021 को, तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था वो आपका इस दिन बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। कि जो लास्ट डे क्लोजिंग स्टॉक था नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में वो आपका बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। फिर से वही सर्कल चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक था, फिर आप गुड्स परचेज करोगे, फिर आप इसमें से सेल करोगे, लास्ट में फिर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। तो मीन्स द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर is known as closing stock, and closing stock will become the opening stock of the next financial year. So it means goods lying unsold in the beginning of the year, जो स्टार्टिंग में पड़ा है स्टॉक वो ओपनिंग स्टॉक है, और जो स्टॉक एट द एंड है आपके पास उसको आप क्या बोल सकते हो? क्लोजिंग स्टॉक। अब एक चीज और देखो बच्चे, स्टॉक 3 तरह के हैं अपने। वन इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड वन इज फिनिश्ड गुड्स। अब रॉ मटेरियल क्या चीज है? आपका कच्चा माल। देखो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपका, तो आप पहले रॉ मटेरियल परचेज करके लेकर आओगे, इतने का स्टॉक पड़ा है जी रॉ मटेरियल का, दैट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और एक होगा जो माल तैयार हो चुका है, दैट इज फिनिश्ड गुड्स। बट एक टाइप का स्टॉक ये भी होगा जो अभी अंडर प्रोसेस है, अभी मशीनों में लगा हुआ है। तो जो मशीनों में लगा हुआ है, जिस पर काम चल रहा है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और कुछ तैयार हो गया किस्म से, तो जिसको हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोल सकते हैं। सो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो आज बच्चे जो हमने टर्म्स किए हैं वो टर्म्स हमने कवर किए हैं अपने स्टॉक,
इससे पहले किया बच्चे अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में मैंने आपको बता दिया बच्चे 31 मार्च के प्लेस पर आपने 31 दिसंबर लिखना है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च एंड कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। इससे पहले हमने टर्म किया गुड्स। गुड्स आपके क्या चीज से बच्चे? जिस चीज में आप डील कर रहे हो, यू आर द बिजनेसमैन, यू आर द प्रोप्राइटर, जिस चीज में आप डील कर रहे हो उसके लिए आप क्या टर्म यूज करते हो? गुड्स। और एक टर्म था ड्रॉइंग्स। आपका बिजनेस है, आपने मनी बिजनेस में लगाई है, बट सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर उसमें से कुछ विड्रॉ करोगे तो उसके लिए एक टर्म क्या आ जाएगा आपका? ड्रॉइंग्स। और उससे पहले टर्म यूज किया हमने कैपिटल, द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय यू इन द बिजनेस, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर एसेट फॉर्म। और आप कौन हो? जब मैं कह रहा हूं कि आपने बिजनेस इन्वेस्ट किए, मनी इन्वेस्ट किए इनटू द बिजनेस, देन यू आर द प्रोप्राइटर, ओनर और एंटरप्रेन्योर, कि जो बिजनेसमैन है ही इज द प्रोप्राइटर। तो होप सो कि जितने भी आज हमने टर्म्स किए बहुत अच्छे से क्लियर किए। नेक्स्ट टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।